नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज मैंने शुरू की है, उसका जो सेट नंबर 7 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक मैंने 6 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। अगर आपने पिछले इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके सीएचएसएल की परीक्षा और एमटीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम 7वें प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हम फिर से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपके सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया 2021 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक का कंबाला एक पारंपरिक खेल है। पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि कर्नाटक का यह जो कंबाला है यह एक प्रकार का ट्रेडिशनल गेम है, पारंपरिक खेल है, तथा इस पारंपरिक खेल में जो है भैंस को दौड़ाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस पारंपरिक खेल में किस जानवर को, किस पशु को दौड़ाया जाता है? तो भैंस को दौड़ाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। आपको पता होगा कि इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 का, इंदौर में आयोजित किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि इसके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था 2023 का, इसके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, इसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये दोनों जो थे ये मुख्य अतिथि थे उद्घाटन समारोह के। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। हम किसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की बात कर रहे हैं और इसका जो आयोजन था इस वर्ष इंदौर में किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, सबसे पहले उसको आप जान लीजिए, तब आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे। तो वुलर झील, वुलर झील जो है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह आपको मिलेगी, हमारा जो नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जम्मू कश्मीर, यहीं पे आपको मिलेगी वुलर झील। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। माले जो है किसकी राजधानी है? माले किसकी राजधानी है? तो आप याद रखिएगा मालदीव, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मालदीव की राजधानी को हम माले कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? इसमें से यमुना की सहायक नदी पूछा जा रहा है कि कौन सी है। तो इसमें से जो तीनों नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों नदियां आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हाल ही में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का जो आयोजन था यह कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नागपुर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2023 का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस था यह नागपुर में आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह करंट अफेयर्स का 2023 का प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपसे पूछा जा रहा है कौन बना है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। केरल जो है देश का पहला राज्य बना है जिसने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को लागू कर दिया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रतिरोध जो होता है यह किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? प्रतिरोध जो है किसकी सहायता से मापा जाता है? तो आप याद रखिएगा, प्रतिरोध को हम ओम मीटर की सहायता से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ओम मीटर की सहायता से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों में फाउल ब्रूड रोग से बचाने के लिए दुनिया के पहले टिकट की मंजूरी दी है? यहाँ पे टिकट नहीं होगा, टीका होगा। टीके की मंजूरी किस देश ने दी है? मधुमक्खियों में फाउल ब्रूड रोग से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी किस देश ने दी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे ड्राई आइस की बात हो रही है। ड्राई आइस किसकी बनी होती है? शुष्क बर्फ किसकी बनी होती है? तो शुष्क बर्फ जो होती है किसकी बनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर्स का यह लास्ट प्रश्न आज का होगा। दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। केरल की जो राजधानी है और तिरुवनंतपुरम, यहीं पे दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कितने डिग्री पर, यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, कितने टेम्परेचर पर, कितने तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापक्रम एकदम समान रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40। आप याद देखिएगा, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है वह बिल्कुल समान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? -40 डिग्री पर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मार्फिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? मार्फिन का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्द निवारक के रूप में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्फिन का जो उपयोग है यह दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? यहाँ पे संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद का नाम पूछा जा रहा है आपसे कि संस्कृत के जो प्रथम व्याकरणविद थे वे कौन थे, आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद कौन थे? तो इनका नाम है पाणिनि, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पाणिनि जो थे ये संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन से राज्य में या यहाँ पे किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में दिए गए ऑप्शन में से राजस्थान में आपकी विधान परिषद नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में आपको विधान परिषद मिलेगी, लेकिन राजस्थान में आपकी विधान परिषद नहीं है। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, वर्तमान में टोटल हमारे 6 स्टेट हैं जहाँ पर विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पे आपको विधान परिषदें मिलेंगी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, टोटल 6 राज्य, 6 स्टेट हमारे हैं जहाँ पर विधान परिषदें हैं। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो आप बताइए कि जो सातवाहन साम्राज्य था इसका संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सातवाहन
का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीमुक, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमुक के द्वारा ही सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा जो हमारी थी, इसने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप कि संविधान सभा जो हमारी थी, इसने भारत के संविधान को किस वर्ष में कब अंगीकृत किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा थी, इसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में यह डेट पूछी गई है। वहीं पूरी तरह से हमारे संविधान को कब लागू किया गया था, तो ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो संविधान था यह पूरी तरह से लागू कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था यह पूरी तरह से लागू हो गया था। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। पहली डेट क्या है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किस वर्ष में किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है यह जो संविधान हमारा था पूर्णतः पूरी तरह से लागू हुआ था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से कितने सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि संविधान सभा में रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला यह बिल्कुल प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको देना है कि कितने प्रतिनिधि थे रियासतों से रिलेटेड संविधान सभा में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 93 जो है आपकी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो है रियासतों के जो है 93 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें आपको संप्रभुता शब्द देखने को मिलेगा, पंथ निरपेक्ष मिलेगा, लोकतंत्रात्मक मिलेगा, लेकिन संघीय का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संघीय का उल्लेख आपको प्रियम्बल में हमारे प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलेगा। भारत जो है किसके उत्तर में स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत जो है किसके उत्तर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत जो है किसके उत्तर में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भूमध्य रेखा है इसके भारत जो है उत्तर में स्थित है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको हम अक्षांश बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? 0 डिग्री अक्षांश को ही हम बोलते हैं क्या? तो इसको ही बोला जाता है भूमध्य रेखा। तथा भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश और इसके दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भूमध्य रेखा के उत्तर में आपको इंडिया मिलेगा, भारत मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? इसमें से आपको बताना है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है किससे लगती है? तो आप याद रखिएगा, सबसे लंबी जो हमारी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लगभग भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की। 4096
96 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और बांग्लादेश की लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। ईरान के साथ जो है हमारी सीमा नहीं लगती, बाकी नेपाल के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा लगती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आइए कितनी कितनी सीमा लगती है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नेपाल के साथ हमारी कितनी बाउंड्री लगती है? तो नेपाल के साथ भारत की कुल बाउंड्री लगती है 1751 किलोमीटर की। 1751 किलोमीटर की नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, ये चीज़ आप याद देखिएगा। और वहीं म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार के साथ जो है भारत की कितनी बाउंड्री लगती है? तो 1643 किलोमीटर। म्यांमार और भारत की जो बाउंड्री है यह 1643 किलोमीटर की लगती है, तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। वही बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। इसके अलावा भूटान के साथ कितनी लगती है? तो भारत और भूटान की जो बाउंड्री है यह 699 किलोमीटर की है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं चीन के साथ जो है भारत और चीन की जो बाउंड्री है वह 3488 किलोमीटर की सीमा है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है मनुष्यों और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपका जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद की यह जयंती होती है, बर्थडे होता है, इसी दिन को हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, तथा इनका जो जन्म दिवस होता है 29 अगस्त, इसको हम भारत में खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली को जो है किस वर्ष में भारत की राजधानी बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा 1911 में आपका दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का जो आयोजन था 1911 में हुआ था, और इसी दिल्ली दरबार में जो है यह घोषित किया गया कि जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया जाएगा। तो 1911 में यह घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली हो जाएगी, लेकिन ऑफिशियल रूप से अगले साल यानी कि 1912 में ऑफिशियल रूप से जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घोषणा तो 1911 के दिल्ली दरबार में होती है, लेकिन 1912 में दिल्ली जो है ऑफिशियल रूप से भारत की राजधानी डिक्लेयर होती है, यानी कि बनती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912। सेबी का यहाँ पे हेडक्वार्टर मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई में आपको मिलेगा सेबी का हेडक्वार्टर। यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी गई है सेबी के बारे में, देख लेते हैं। यहाँ पे सेबी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूरा नाम है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। और इसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, तथा इसका एक्ट कौन सा है? तो इसका एक्ट है सेबी एक्ट 1992। इसकी स्थापना के बाद इसका एक्ट बनाया गया था, तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। तो इसका एक्ट अगर आपसे पूछ ले कि सेबी का एक्ट किस वर्ष का है, तो 1992 में जो है सेबी एक्ट आया था, सेबी का अधिनियम आया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं इसकी स्थापना की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी की स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप याद रखिएगा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच जो हैं इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा इसमें से कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है बुध, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मरकरी है, जो बुध है,
इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। इसके अलावा शुक्र ग्रह भी, आप यहाँ देखिएगा 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बुध और शुक्र, ये दोनों आप याद रखिएगा। तथा जो बुध ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और तथा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी बुध ही है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, जो बुध ग्रह है यह सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी बुध ही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के 2 प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट के आपके सामने हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा, रथ यात्रा होती है, किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है यह किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आप याद रखिएगा उड़ीसा राज्य का, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा स्टेट का। आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घुमूरा कहाँ का लोक नृत्य है? घुमूरा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो घुमूरा जो है आपका उड़ीसा का ही लोक नृत्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, उड़ीसा का। तो इस तरह से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर रोकते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।